हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस की क्लास, जहां से आपके 10 से 15 क्वेश्चन नियमित इस सीरीज से आने वाले हैं। तो आप लोगों को यहां पर कंटिन्यू बने रहना है और लगातार अपनी तैयारी को करते रहना है। सेकेंड पेपर में या तो साइंस ले रखी होगी आपने, या तो सामाजिक विज्ञान ले रखी होंगी। दोनों ही क्लासें यहाँ पर आपकी नियमित रूप से चल रही हैं, चाहे आपके पास में साइंस हो, चाहे आपके पास में सामाजिक विज्ञान हो। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने उन सभी साथी मित्रों के पास में शेयर करना है जिनको इस बार सीटेट का एग्जाम देना है। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है, निम्न में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है। एक तरफ है कॉलम ए, एक तरफ है कॉलम बी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। कॉलम ए दिया है विटामिन ए, दूसरे पर है विटामिन सी, तीसरे पर है विटामिन डी, चौथे पर है विटामिन बी। आपको इनका मिलान करना है। इधर दिया है पहले स्थान पर कॉलम बी में हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। दूसरे नंबर पर दिया है हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। तीसरे नंबर पर दिया है कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। चौथे नंबर पर दिया है शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। तो आपको मिलान करना है कौन सी विटामिन किस कार्य आती है। आंसर आपको इस प्रकार से देने हैं, यहाँ पर देख लीजिए। पहले आप इस साइड में मिलान कर लीजिए, उसके बाद में आपको बताना है कि कौन ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। आंसर आपको यहाँ से करने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों का आंसर हो चुका होगा। यहाँ पर अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए क्या करता है, आपको पता है कि हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ बनाए रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि ए वाला जो है आपका आएगा सेकेंड वाले कॉलम में। विटामिन सी जो है तीसरे में आएगा। विटामिन सी कई रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों और कैल्शियम के उपयोग में हमारे शरीर में मदद करता है और शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त बनाए रखने और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है विटामिन बी आपका। तो इस प्रकार से इसका जो है मिलान करना था। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनता है या फिर बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व है, क्या वो कैल्शियम है, कार्बन है, सल्फर है या फिर मैग्नीशियम है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सभी को आंसर करना है। कोई ऐसा तत्व जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है और इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो यह तत्व तो आपका इनमें से कौन सा रहने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो हो जाएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां दी गई हैं, सही उत्तर का मिलान कीजिए। आपको इसका सही उत्तर का मिलान करना है। एक तरफ है सोडियम, एक तरफ है फास्फोरस, एक तरफ है सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएं, जबकि चौथा है पारा। और इस साइड में दिया है एक कांच की शीशी में, एक प्लास्टिक की शीशी में, जल में या फिर केरोसिन मिट्टी के तेल में। तो आपको बताना है कि इनमें से किसको किस चीज़ में संरक्षण या फिर भंडारण करके रखा जा सकता है। फटाफट इसका आप लोगों को मिलान करना है और बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ पर आप लोग इसका ऑप्शन देख लीजिए और आपको बताना है इसमें क्या सही हो जाएगा। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ए वाले का आएगा चौथा। फास्फोरस की बात करें तो इसको जल में रखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो एक प्लास्टिक की शीशी में और पारा को एक कांच की शीशी में रखा जाता है। तो अगर हम इसका मिलान करेंगे तो इसका मिलान होगा इस प्रकार से। इसका हो जाएगा आपका पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो अगर आप लोगों ने इसी प्रकार से किया था तो आपका भी ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है। आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से खाद का कौन सा कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है मृदा की संरचना को सुधारना। दूसरा ऑप्शन है मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना। जबकि तीसरा ऑप्शन है मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करना। और ऑप्शन नंबर 4 है मृदा की जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना। तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
निम्न में से जो मृदा का कार्य नहीं है वह है मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना। ये क्या है? खाद का कार्य नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित झांझा यानी कि बादलों का गर्जन के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है तार वाले फ़ोन से बातचीत करना। दूसरा ऑप्शन है ज़मीन पर उकड़ू बैठना। तीसरा ऑप्शन है मोबाइल का उपयोग करना। चौथा ऑप्शन छोटे पेड़ के नीचे शरण लेना। तो जब आकाश में बिजलियाँ गरजती हैं या फिर जब बादल गरजते हैं आकाश में, उस समय अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए मानव को कौन सा क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तार वाले फ़ोन से, जो फ़ोन होता है उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव आंसर आपको निकालना है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज, सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण के तौर पर उपयोग। दूसरा ऑप्शन है सुपरिचित अनुभवों के आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना। तीसरा ऑप्शन है सरल प्रौद्योगिकी इकाइयाँ और मॉड्यूल हाथों द्वारा तैयार करना। चौथा ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए क्रियाकलापों और प्रयोगों को करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, यानी कि नेगेटिव आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी 7वीं कक्षा के छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है, कौन सा अधिक भारी है, 1 किलो रुई या फिर 1 किलो लोहा? वह पाती है कि कई छात्र मानते हैं कि 1 किलो लोहा 1 किलो रुई से अधिक भारी होता है। इस विचार को संबोधित करने में निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे कम मददगार होगी? पहला ऑप्शन लिखा है घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देना। दूसरा ऑप्शन है तुला द्वारा दोनों की समतुल्यता का प्रदर्शन करना। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न आकार के रुई के गोलों और लोहे के गुटकों को हस्त प्रयोग करने और तौलने के अवसर देना। चौथा ऑप्शन है भारीपन और घनत्व के बीच में अंतर की व्याख्या करना। तो आपको बताना है इनमें से सबसे कम मददगार कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आप लोगों को आंसर करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देना जो है सबसे कम मददगार रहेगा इनमें से। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करने में निम्न में से क्या सबसे कम मददगार होने वाला है? अगर आपको विज्ञान के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करना है तो इनमें से सबसे कम कौन सा प्रभावी तरीका होगा, आपसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रदर्शनी के लिए चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से एक एक करके प्रश्न पूछना। तीसरा ऑप्शन है गहनता से विद्यार्थियों से साक्षात्कार करना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपने विचारों को नक्शे, चित्रों, रेखा चित्रों जैसी अवधारणाओं के द्वारा व्यक्त करने के लिए कहना। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि सबसे कम मददगार इनमें से क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर आपको आंसर करना कि इनमें से कौन सा रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं होगा चारों में से। तो पहला ऑप्शन है छात्र एक आंकिक प्रश्न को हल करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है। तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शिक्षिका बच्चों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही है। चौथा ऑप्शन है बच्चे अन्वेषण की योजना बना रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान कक्षा का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने का उपयुक्त उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है आपका समाज में विद्यालय का अच्छा प्रचार करना। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय की सहायता करना। चौथा ऑप्शन है विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। तो आपको बताना यहाँ पर यह है कि क्या विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने का उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है किसी शिक्षक के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए ये मेला लगाया गया है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 के शिक्षक ने विद्यार्थियों को कार्य देने के लिए 25 पौधों को वर्गीकृत करने की योजना बनाई। निम्न में से कौन सी योजना जांच आधारित शिक्षण को
सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है? पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक ने वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रणाली को समझाया और दर्शाया। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक ने छात्रों को वर्गीकरण के नियम समझाए और उन्हें पौधों का वर्गीकरण करने को कहा। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने की और विचार विमर्श करने की अनुमति दी। चौथा ऑप्शन है शिक्षक पौधे दिखाने के लिए विद्यार्थियों को एक क्षेत्रीय दौरे पर ले गए। तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने की और विचार विमर्श करने की अनुमति दी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं? आपको बताना है इनमें से ऐसे कौन से कथन हैं जो विज्ञान की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती हैं। तीसरा ऑप्शन है यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है। चौथा ऑप्शन है यह ज्ञान का परम भंडार है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। क्या ए बी सी हो जाएगा यहाँ पर, या फिर बी सी डी होगा, या फिर सी डी ए होगा, या फिर डी ए बी हो जाएगा। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन से आंसर यहाँ पर सही रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ए बी सी आपका सही है, और जो डी वाला है तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह परम भंडार नहीं है ज्ञान का। बाकी तीनों ही चीज़ें साइंस के बारे में सही कही गई हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा 7 के एक विज्ञान शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा जिसमें उन्हें अपने 10 साथियों के शरीर का तापमान मापना है और अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना है। इस विधि से कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती? प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, मापना, या फिर संप्रेषण करना। तो फटाफट आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 28 का। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या नहीं किया जा सकता इसमें? प्रयोग करना। इसकी निपुणता नहीं मापी जा सकती यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधनों के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के उदाहरण का प्रश्न निम्न में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है जीवाश्मी ईंधनों की अपेक्षा सौर ऊर्जा से कोई 5 लाभ लिखिए। जबकि दूसरा ऑप्शन है कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाइए। तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन का एक नामांकित चित्र बनाइए। चौथा ऑप्शन है क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएं? तो यहाँ पर बताना आपको ये है कि जीवाश्मी ईंधन के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के उदाहरण का प्रश्न निम्न में से क्या हो सकता है? तो जो बिल्कुल सही आंसर है वह है क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो आपका सही रहने वाला है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन है विज्ञान में लैंगिक समता का अर्थ है कि विज्ञान में लड़कियां उतनी ही अच्छी होती हैं जितने कि लड़के। जबकि दूसरा ऑप्शन है विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच में लैंगिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं। जबकि तीसरा ऑप्शन है विज्ञान में लैंगिक समता का उद्देश्य है कि लड़कियों के लिए विज्ञान को अधिक आकर्षक बनाया जाए। चौथा ऑप्शन है विज्ञान में लैंगिक समता का उद्देश्य एकल लैंगिक विद्यालयों का सृजन करना या फिर उनको बनवाना है यहाँ पर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही रहने वाले हैं। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच में लैंगिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं। तो इससे सटीक आंसर इसका कोई भी नहीं हो सकता क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। उम्मीद है आपके कई सारे क्वेश्चन सही निकले होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप पर जाकर के फ्री में साइंस के नोट्स पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल आपको मिलेंगे अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों के पास में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।